नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं अपग्रेड गुरु ऑनलाइन स्टडी में। पिछली बार जो अपना टॉपिक था काफी ज्यादा ज्वलन टॉपिक था, रिसेंटली टॉपिक था। आपको पता ही है कोरोना महामारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर इफेक्ट या प्रभाव हमने देखा था। आज अपनी जो क्रमबद्ध सीरीज चल रही है अर्थशास्त्र की, उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। उसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी जो अपन पढ़ रहे थे उसके थर्ड कंसेप्ट आज देखेंगे। आज का अपना जो मेन टॉपिक है अर्थव्यवस्था की शाखाओं को अपन देखेंगे। फिर उसके बाद अपन देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को। तो देखिए, किसी भी चीज के अगर अपन बात करें तो उसके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, शाखाएं होती है। अगर जैसे अर्थव्यवस्था जैसा एक पेड़ है, मैंने क्या कहा, अर्थव्यवस्था जैसा कोई एक पेड़ है तो उसमें विभिन्न प्रकार की क्या मिलेगी, आपको शाखाएं मिलेगी। तो इन शाखाओं पर अपन क्या कर रहे हैं, आज परिचर्चाएं कर रहे हैं। इस शाखाओं के भाग में सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल में अर्थव्यवस्था की शाखाएं या अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के दोस्तों कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा होता है समष्टि अर्थशास्त्र। मैंने क्या कहा, अर्थव्यवस्था की शाखाएं कितनी होती है? दो होती है, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। यह एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की शाखाएं कितनी होती है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था की शाखाएं कितनी होती है? दो, एक व्यष्टि एक समष्टि। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब सूक्ष्म या छोटा, जिसको कहते हैं व्यष्टि। मैक्रो मतलब बड़ा, या उसको क्या कहते हैं, समष्टि। देखिए अब इसको यह समझेंगे एक्चुअल में व्यष्टि का मतलब होता क्या है। व्यष्टि को इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो। माइक्रो में समझ ही गए आप लोग के एक छोटा स्तर, एक व्यक्तिगत स्तर या एक सूक्ष्म स्तर। तो डेफिनेटली इस अर्थशास्त्र की इस शाखा को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई। इसको क्या कहा गया है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या लघु अर्थशास्त्र की क्या मिलती है, इसे संख्या मिलती है। इसके अंतर्गत हम एक व्यक्ति विशेष की अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। मैंने क्या कहा मित्रों, इसके अंतर्गत हम एक व्यक्तिगत स्तर पर क्या करते हैं, बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अक्षय कुमार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या कहा, अक्षय कुमार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो व्यक्तिगत स्तर पर है। एक फर्म की जहां बात करेंगे या छोटे कंटेंट की जहां पर भी बात करते हैं, वहां कौन सी इकोनॉमिक्स होती है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर मान लो अपन मार्केट की बात करते हैं, यहाँ मांग पूर्ति या डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, तो उसका सबसे पहला एक सिद्धांत कार्य करता है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। देखिए उपभोक्ता का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति कंज्यूम करता है उसका बिहेव, मतलब वो अट्रैक्ट किस ऊपर हो रहा है, सिद्धांत मतलब किस पर ये क्या है, आधारित है। ये किसका पार्ट कहलाता है दोस्तों, व्यष्टि। क्योंकि उपभोक्ता यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एकल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक सिंगल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसके व्यवहार की बात कर रहे हैं। उसका वह व्यवहार जो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसकी अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहां पर अपन देखते हैं उत्पादकता व्यवहार सिद्धांत। उत्पादकता व्यवहार सिद्धांत भी किसका कंटेंट माना जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या माना जाता है, कंटेंट माना जाता है। थर्ड उसमें देखेंगे कीमत सिद्धांत। एक्चुअल में आप कीमत सिद्धांत जो होता है, ये तीनों सिद्धांत लगभग एक दूसरे से क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं। एक व्यक्तिगत स्तर पर इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसलिए किसके अंतर्गत आता है, व्यष्टि स्तर पर अपन इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। देखिए मार्केट एक्चुअल में बनता कैसे है, या अर्थशास्त्र में मार्केट की डेफिनेशन क्या होगी, इसको अपन समझेंगे या इसको अपन जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में क्या होता है, लॉन्च होता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है दोस्तों, सबसे पहले मार्केट का एनालिसिस किया जाता है, या मार्केट को विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं, समझा जाता है। आप खुद सोचिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो आपने एक मारुति का एग्जाम्पल लेते हैं। मारुति का मतलब समझे दोस्तों, जब 90 का दशक था तो उस टाइम मारुति से पहले कौन सी कारें आती थी? क्या इतने मात्रा में अपन कारों को जानते थे? कार से क्या अपन अवेयर थे? बिल्कुल नहीं जी। उस समय अगर किसी लड़की की शादी होती थी, स्प्लेंडर दहेज में दी जाती थी, मतलब शादी क्या स्तर क्या है, बहुत ज्यादा हाई। उसके बाद ईरा जब चेंज हुआ, मारुति 800 इंट्रोड्यूस कराया उसने मार्केट में, जो मिडिल क्लास पीपल या लोअर क्लास पीपल के लिए बनी। उसके बाद कार का क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुई मार्केट में। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पर एनालाइज करना कि हाँ
भारत में अगर मध्यम वर्गीय परिवार है या निचले स्तर के परिवार है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट क्या होगा, निचले स्तर का क्या होगा, मार्केट में बिकेगा। 90 के दशक में अगर मर्सिडीज कार काफी ज्यादा मात्रा में बन जाती या BMW बनती तो क्या मार्केट को कैप्चर कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाती। तो 90 के दशक से जैसे ही मारुति कार आई वैसे ही अपन ने कार को क्या करा, जाना। आज सड़कों पर विभिन्न मिडिल क्लास की कारें और निचले स्तर के जो पॉकेट मनी है लोगों के पास, उस स्तर की कारें क्या है, काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहां पर ये सिद्धांत ये कहता है, अपन इन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कि किस प्रकार का टारगेट मार्केट रहेगा, कंपनी को कहां पर क्या करना है, टारगेट। जैसे मारुति ने कहां पर टारगेट किया था, मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार पर उन्होंने क्या किया था, टारगेट किया और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जहां भी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र होगा वो क्या कहलाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है? उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड इसकी शाखा होती है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको क्या कहते हैं अपन, मैक्रो इकोनॉमी। डेफिनेटली इसका रूप क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसका रूप कैसा रहेगा, बड़ा है तो एक व्यक्तिगत स्तर पर ना होकर क्या होगा, एक राष्ट्र के स्तर पर अपन बात करेंगे। अब राष्ट्र स्तर पर अगर अपन बात करेंगे तो डेफिनेटली राष्ट्र के स्तर के पॉलिसी की बात करेंगे, जिसमें राजकोषीय नीति एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, मौद्रिक नीति, विदेशी नीति। क्या आप लोग इन नीतियों को जानते हैं जिससे देश रेगुलेट हो रहा है या चल रहा है? थोड़ा बहुत डिस्कस अभी करते हैं, फिर मेंस वाले लेक्चर जब भी रहेंगे तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए राजकोषीय जो नीति होती है, मैंने क्या कहा, राजकोषीय जो नीति होती है या फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो डेफिनेटली राजस्व से क्या होती है, संबंधित होती है। दोस्तों राजकोषीय नीति किससे संबंधित होती है, राजस्व या किससे संबंधित होती है, टैक्स या टैक्सेशन, कर या कराधान, राजस्व से जो संबंधित नीति होती है वो कौन सी होती है, राजकोषीय नीति होती है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति किससे संबंधित होती है मित्रों, ये बैंक से संबंधित, बैंक की जितनी भी दरें होती है, CRR, SLR, जितनी भी बैंक रेट वगैरह, जितनी भी सरकार डिसाइड करती कौन सी नीति के हिसाब से करेगी, मौद्रिक नीति। थर्ड कंटेंट में देखते हैं विदेशी व्यापार नीति, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जिम पॉलिसी। जितनी भी व्यापार संबंध, विदेश से व्यापार संबंधी जो सरकार नीति बनाती है, किसके अंतर्गत बनाती है, विदेशी नीति। ये तीन प्रकार की जो पॉलिसी होती है भारत देश को क्या करती है, रेगुलेट करती है मित्रों। कौन कौन सी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और एग्जिम पॉलिसी। हिंदी में राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और तीसरी विदेशी व्यापार नीति। ये सारे कंटेंट किसके आते हैं, एक बड़े स्तर पर होती है, तो डेफिनेटली किसके अंतर्गत आते हैं, समष्टि स्तर पर। दूसरा बजट हुआ, बेरोजगारी। एक यहां पर अपन उस चीज की बात कर रहे हैं कि यहां पर जो कंटेंट बड़ा हो, है ना, इसको क्या कहा, अब यहां पर कंटेंट बढ़ा तो डेफिनेटली इसको क्या कह दिया, एक वृहद अर्थशास्त्र की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई। तो अपन ने यहाँ क्या देखा, अर्थशास्त्रों की दो शाखा होती है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब छोटा, अभी तक हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था की शाखाओं को हमने देखा था। अब अपन देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। देखिए किसी भी चीज के कार्य करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है मित्रों, क्षेत्रों की आवश्यकता। आखिर मैं काम करूंगा तो किस क्षेत्र में काम करूंगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर में मेरा कौन सा क्षेत्र हुआ, एजुकेशन फील्ड, ठीक है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र भी जो काम करता है वो अपने क्षेत्र में क्या है, कार्यरत है या काम करता है। इसमें हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः रूप से कितने क्षेत्र हैं, तीन क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः रूप से कितने क्षेत्र हैं दोस्तों, तीन क्षेत्र हैं। अब ये देखिए मुख्यतः रूप इसमें लगा हुआ है, मतलब मेनली कितने हैं, तीन। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड या एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ अपना आंसर क्या रहेगा, तीन। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में वैसे जनरली देखा जाए तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है, पर अपन देखते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स में यह कितने क्षेत्रों में क्षेत्र विभाजित है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने क्षेत्रों में विभाजित है, तो वो आएगा 4 या किसी इसमें ऑप्शन नई बुक में देखा जाएगा तो 5, ठीक है। यहां पर अपन डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में अर्थव्यवस्था के जो मुख्यतः रूप से 3 जो क्षेत्र हैं वो होते क्या, इसके बारे में सुनिएगा। सन 1966 और 67 के तहत की अगर अपन बात करें या उस दरमियान की अगर अपन बात करें तो अपने यहाँ पर जो क्षेत्र थे या अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र का डिवाइडेशन था तो वो लगभग कितने क्षेत्रों में बटा हुआ था, 16 क्षेत्रों में।
कैसे उसको बांट रखा था, जैसे कि कपड़ा उद्योग क्या कर दिया, अलग कर दिया, जैसे लोहा उद्योग क्या कर दिया, अलग कर दिया, फर्टिलाइजर उद्योग को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्लस्टर उद्योग को क्या कर दिया, अलग कर दिया। ऐसे अलग अलग उद्योगों के नाम पर उन्होंने क्या बांट रखे थे, क्षेत्र। वहीं पर अब वर्तमान में अगर अपन देखेंगे तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः रूप से कितने क्षेत्र बटे, 3 क्षेत्र बटे हुए हैं। यहां पर अपन देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, मुख्यतः रूप से कितने दोस्तों, 3 क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत डेफिनेटली यह क्षेत्र किससे संबंधित है, कृषि से संबंधित है, पशुपालन से क्या है, संबंधित है। तो यहां पर अपन देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र कृषि से क्या है, संबंधित है, वन संपदा से क्या है, संबंधित है, पशुपालन से क्या है, संबंधित है, खनन उत्खनन से क्या है, संबंधित है, तो वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो खनन उत्खनन, मत्स्य पालन, वन संसाधन, पशुपालन या कृषि। मुख्यतः रूप से रॉ मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट के लिए अपने को कहां से प्राप्त होता है, तो डेफिनेटली अपने को कहां से प्राप्त होगा, कृषि क्षेत्र से अपने को क्या होगा, रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। तो इस क्षेत्र को में अपन ने क्या रख रखा है, कृषि को रख रखा है, खनन उत्खनन, मत्स्य पालन, वन संसाधन, पशुपालन, इसको किसमें रख लिया अपन ने, प्राथमिक क्षेत्र में। अब यहां पर अपन बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र की, तो द्वितीय क्षेत्र में मुख्यतः रूप से किसको रखा है अपन ने, उद्योग को। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों, उद्योग आता है। अब उद्योग भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक रजिस्टर्ड उद्योग होता है, दूसरा क्या होता है, अनरजिस्टर्ड उद्योग होता है। रजिस्टर्ड उद्योग की बात करेंगे तो जैसे अगर मान लो मेरे को बारूद का क्या खोलना है कारखाना, तो मेरे को किस चीज की आवश्यकता होगी मित्रों, मुझे आवश्यकता होगी सरकार की एक हेवी लाइसेंस या परमिशन की, तो उसको मेरे को क्या कराना आवश्यक होगा, रजिस्टर्ड। अगर मान लो मेरे को खोलना है एग्जाम्पल के तौर पर टोकरी बनाने का कारखाना, तो क्या उसमें हेवी लाइसेंस की आवश्यकता होगी, बिल्कुल नहीं। तो वो वाले उद्योग कौन सी श्रेणी में रखे गए दोस्तों, वो उद्योग रखे गए हैं अपने अनरजिस्टर्ड क्षेत्र में। क्लियर है। अब यहां पर अपन देखते हैं द्वितीय क्षेत्र में एक रखा गया कंटेंट निर्माण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी यहां पर 2 प्रकार से होता है मित्रों, जैसे कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अगर मान लो मैंने एक बिल्डिंग ली, बिल्डिंग मैंने कहां पर ली, सॉरी मैंने एक भूमि ली, उस पर मेरे को क्या बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, बट मेरा पर्पस क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर इंदौर के भंवर कुआं चौराहे पर मैंने क्या ली, भूमि परचेस करी और वहां पर मैंने क्या बनाया, हॉस्टल बनाना। यहां मेरा पर्पस क्या है, बिजनेस है, तो यहां पर मेरे को एक हेवी रजिस्ट्रेशन की क्या होगी, आवश्यकता। वहीं मान लो मैंने एक तरफ किसी इलाके में मान लो बड़े गणपति के इधर एक भूमि ली और उस भूमि पर मेरे को रहने के लिए क्या बनाया, घर बनाया, तो उसके लिए क्या मेरे को हेवी रजिस्टर्ड की आवश्यकता होगी, तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर निर्माण के भी प्रकार कितने होते हैं, 2, एक रजिस्टर्ड और दूसरा अनरजिस्टर्ड। फिर तीसरा यहाँ पर अगर अपन देखा जाए जल, गैस और बिजली, जल, गैस और बिजली की आपूर्ति संबंधित विषय भी किसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों, द्वितीय क्षेत्र में। अब यहां पर अपन उद्योग की बात कर रहे थे, तो उद्योग का रॉ मटेरियल कहां से आएगा, डेफिनेटली उद्योग के लिए रॉ मटेरियल कहां से प्राप्त होता है अपने को, वन संसाधनों से, मतलब कृषि से या वन संसाधनों से आप लोगों को क्या मिलता है, उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल। जैसे कि मान लो मेरा फर्नीचर का क्या है, स्टेलर का कारखाना, तो मैं लकड़ी कहां से प्राप्त करूंगा, मैं डेफिनेटली कहां से प्राप्त करूंगा, वन से प्राप्त करूंगा। तो यहां पर अपन ने देखा कि ये वाला जो सेक्टर है अपना द्वितीय क्षेत्र किस पर आधारित है, प्राथमिक। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्र ऐसे क्या है, आपस में जुड़े हुए। क्लियर है। यहां पर अपन देखते हैं कि उद्योग के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा, प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है। अब अगर मान लो उसको मेरे को यूज करना है, मतलब वो क्या हो गया, सेवा। जैसे फर्नीचर को मैंने यूज कर लिया एक डेस्क के रूप में, मैं कहां पर लेके आ गया, मेरे इंस्टीट्यूट पर लेकर आ गया, तो वो चीज क्या हो जाएगी, सेवा का रूप ले लेगी। तो ये भी किस पर डिपेंड हुआ, द्वितीय क्षेत्र पर। क्लियर है। तो ये तीनों सेक्टर एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, पूरक क्षेत्र। क्या माना जाते हैं, एक दूसरे पर क्या रहते हैं, आधारित। अब तृतीय क्षेत्र में अपन ने क्या लिया दोस्तों, तृतीय क्षेत्र में सारी प्रकार की सेवाएं अपन ने क्या ली, ले रखी। अब सेवाओं का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपन बैंक अपन देखते हैं, बैंक हुआ, परिवहन हुआ, अस्पताल हुआ, होटल हुआ, सराय हुआ। ठीक है, ये सारी चीजों को अपन ने किसमें रखा है मित्रों, थर्ड सेक्टर में। क्लियर है। अब चतुर्थ क्षेत्र है, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत अपन ने क्या लिखा है, मॉडर्न इकोनॉमी के तहत रिसर्च और
डेवलपमेंट। क्लियर है? यहां पर अपन देखते हैं कि एग्जाम में एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसा आएगा। तो क्वेश्चंस यहां पर ये बनेगा, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? मुख्यतः रूप से 3। मॉडर्न इकोनॉमिक्स में 4 या ऑब्लिक में एक और लिख देता हूं 5, वो बुक पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में ये देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो क्या आएगा? पशुपालन, वन संसाधन, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, कृषि संबंधित सारा कार्य। क्लियर है? अब द्वितीय क्षेत्र में इन सब से पूछा जाता है कि क्वेश्चन ऐसा बनता है कि अगर पंजीकृत उद्योग को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है। मेरा क्वेश्चन क्या था? पंजीकृत उद्योग को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? द्वितीय, डेफिनेटली। ठीक है, आपका आंसर क्या है? द्वितीय क्षेत्र। अब इस प्रकार से इसमें क्या बनेंगे? क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस पर क्या करना है? लाइक करना है, और चैनल को अपग्रेड गुरु को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? सब्सक्राइब करना, और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करना है मित्रों? शेयर करना। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण के साथ। धन्यवाद।